देखो यहाँ पर एक आर्टिकल कटिंग है, मैं यहाँ पर दिया लगाया हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया है ड्राउट्स कैन ड्राइव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन सॉइल बैक्टीरिया। मतलब ड्राउट जो सूखा है कैन ड्राइव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर बढ़ा देते हैं। क्या? ड्राउट। कहाँ पर? सॉइल पर, सॉइल की जो बैक्टीरिया है उसके। ठीक है, अब न्यूज देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में होने का कारण हम अभी देखते हैं। देखो, रिसर्चर फ्रॉम द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब संक्षेप में उसको कैलटेक बोलते हैं। जो उनके जो रिसर्चर है, रिसर्च फ्रॉम द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने नेचर माइक्रोबायोलॉजी जर्नल में, नेचर माइक्रोबायोलॉजी जर्नल में एक स्टडी की पब्लिश की है, जिसमें बताया गया कि ड्राउट जो सूखा है, वो सूखा जो कंडीशन होगा वो सॉइल बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है। ठीक है, स्टडी ने वार्निंग दी है कि 2050 तक इंडिया जैसे ड्राउट प्रोन जो कंट्रीज है, जहां पर सूखा ज्यादा मात्रा पे होता है, इंडिया जैसे उन देशों में सीवियर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। ये चेतावनी है। ठीक है, अभी हम देखेंगे थोड़ी विस्तार से रिसर्च के जो की फाइंडिंग्स, मतलब की फाइंडिंग्स मतलब प्रमुख निष्कर्ष क्या निकला है। देखो यहाँ पर पहले जो हिस्सा है यहाँ पर दिया है, ड्राउट इंक्रीजेस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन सॉइल, मतलब सूखा मिट्टी में एंटीबायोटिक प्रतिरोध बढ़ाता है। देखो, अगर सॉइल ड्राई होगा, मतलब सूखी मिट्टी होगा, तो माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस जो नेचुरल एंटीबायोटिक्स है उसको कॉन्सेंट्रेट कर देती है। मतलब मिट्टी में जो माइक्रोब्स प्रोड्यूस होता है, नेचुरली जो प्रोड्यूस होता है, वो अगर ड्राई सॉइल के जो माइक्रोब्स है वो क्या करते हैं, वो नेचुरल जो माइक्रोब्स, नेचुरल जो एंटीबायोटिक तैयार होता है ना ड्राई सॉइल पे, उसको वो कॉन्सेंट्रेट कर देता है। मतलब एक जगह पे ले आते हैं, मतलब सारे के सारे वो ही यहाँ पर रख लेता है वो। नेक्स्ट जो है वो है हायर कंसंट्रेशन सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब हायर कंसंट्रेशन सिलेक्शन प्रोसेस ये क्या है? मतलब चयन करने का दबाव पैदा कर देता है, जिससे केवल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सरवाइव कर पाती है, और जो रेजिस्टेंट नहीं होता है वो सरवाइव यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। तो रिजल्ट के रूप में हम बोल सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स अधिक एबंडन हो जाता है, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन है वो अधिक मात्रा में यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आते हैं? देखो, दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ रहा है रेजिस्टेंस डेवलप इवन विदाउट ह्यूमन एंटीबायोटिक यूज, मतलब मानव द्वारा एंटीबायोटिक उपयोग के बिना भी प्रतिरोध विकसित हो जाता है और हो सकता है। ठीक है, पहले क्या होता था, वी आर मेनली निम्न कारणों से लिंक्ड माना जाता था। कौन कौन से कारण? मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज, अगर मेडिसिन में एंटीबायोटिक ज्यादा ले लेंगे तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, लाइवस्टॉक फार्मिंग से हो सकता है, एग्रीकल्चरल कंटामिनेशन से हो सकता है। लेकिन जो नई स्टडी है वो दिखाते हैं कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस है, क्लाइमेट की वजह से जो एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस है अकेले भी रेजिस्टेंस एवोल्यूशन को ड्राइव कर सकता है। उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? उसका सिग्निफिकेंस इस स्टडी, मतलब इस अध्ययन एएमआर की अंडरस्टैंडिंग को ह्यूमन मिसयूज से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है? यहाँ पर तीसरा पॉइंट ऐसा है कि एविडेंस फ्रॉम मल्टीपल इकोसिस्टम्स। ठीक है, मतलब विभिन्न यहाँ पर
पारितंत्रों से प्राप्त साक्ष्य से क्या मिलता है? देखो, रिसर्चर ने सॉइल डीएनए का एनालिसिस किया। कहां पर क्या है? यूएसए में किया, चाइना पे, यूरोप में क्या है, ठीक है। अध्ययन किए गए इकोसिस्टम्स, मतलब कौन कौन से इकोसिस्टम इसमें उन्होंने अध्ययन किया है, कौन कौन से इकोसिस्टम को बारीकी से स्टडी किया है उन लोगों ने। पहला वाला है क्रॉपलैंड्स, मतलब फसल के जो क्षेत्र है वो। उसके बाद वेटलैंड्स, मतलब आर्द्र भूमि। ग्रासलैंड में भी क्या है, फॉरेस्ट में भी क्या है, ठीक है। और रिजल्ट्स ने लागत क्या दिखाया? बढ़ोतरी दिखाया, ठीक है। कौन कौन सी चीजों पे बढ़ोतरी दिखाया? एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस करता है वो जीन में बढ़ोतरी आए हैं पर, एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस जीन है उनमें भी बढ़ोतरी आए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, देखो 4 नंबर, उसमें क्या लिखा है, देखो लिंक बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड एवीआर, मतलब जलवायु परिवर्तन और एवीआर के बीच संबंध क्या है? देखो, एक अन्य स्टडी से पाया गया है कि 11 वर्षों की एक्सपेरिमेंटल वार्निंग से एवीआर जीन्स में 24% की वृद्धि हुई है। 11 वर्षों की एक्सपेरिमेंटल वार्निंग से एवीआर जीन्स में 24% वृद्धि हुई है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हाउ डज रेजिस्टेंस स्प्रेड फ्रॉम एनवायरमेंट टू ह्यूमंस, ठीक है। वो रेजिस्टेंस ह्यूमंस एनवायरमेंट से ह्यूमन पे कैसे क्या करते फैलता है, हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मार्ग मतलब पथवे से हम देखेंगे कैसे आते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, मतलब क्षैतिज जीन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। देखो हम देख लेते हैं। बैक्टीरिया रेजिस्टेंस जीन्स को पैथोजेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं? एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन जो होता है रेजिस्टेंस जीन को क्या करते हैं? पैथोजेंस में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे क्या होगा? जिससे वे भी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बन जाती हैं। मतलब दवाओं के प्रति वो क्या बन जाता है? प्रतिरोधी बन जाता है। नेक्स्ट क्या है? उसके बाद पॉल्यूटेड वाटर एंड सॉइल, देखो प्रदूषित जल और मिट्टी, मतलब रेजिस्टेंट माइक्रोब्स इकोसिस्टम्स को कॉन्टेमिनेट कर देती है। मतलब प्रतिरोधी जो माइक्रोब्स हैं जल, मिट्टी तथा पूरे जो इकोसिस्टम को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे प्रतिरोध का प्रसार बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है यहाँ पर एयरबोर्न डस्ट और एरोसोल, ठीक है। मतलब वायुजनित धूल एवं एरोसोल क्या होता है? देखो, ड्राउट के कारण डस्ट मूवमेंट बढ़ जाता है, हमको पता है, क्योंकि ड्राउट है, सूखा है, मिट्टी और टूट जाता है, इससे क्या होता है? ज्यादा यहाँ पर डस्ट हो जाता है। तो ड्राउट के कारण डस्ट मूवमेंट बढ़ जाता है। यहाँ पर सूखे के कारण धूल और एरोसल का प्रसार बढ़ जाता है, जिससे प्रतिरोधी जो बैक्टीरिया है लंबी दूरी तक फैल सकते हैं। मतलब मिट्टी से वो ऊपर उठकर लंबी दूरी तक वो फैल सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड फूड चेन, मतलब कृषि और खाद्य श्रृंखला। ये क्या है? देखो, क्रॉप्स और लाइवस्टॉक रेजिस्टेंस के कैरियर्स बन जाते हैं। क्रॉप्स और लाइवस्टॉक रेजिस्टेंस के कैरियर बन जाते हैं, मतलब फसलों तथा पशुधन जो होता है ना, वो प्रतिरोधी बैक्टीरिया के वाहक बन जाते हैं, जो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब देखो, व्हाई इज इंडिया पार्टिकुलरली वुल्नरेबल, ठीक है। मतलब भारत विशेष रूप से संवेदनशील क्यों है, ये देखना है हमको। भारत कोई ऐसे रिस्क फैक्टर का सामना करता है जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और ड्राउट रिलेटेड जो चैलेंजेस है, मतलब सूखा रिलेटेड जो चैलेंजेस है, वो और अधिक गंभीर बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर बोला है ड्राउट की इंक्रीजिंग जो फ्रीक्वेंसी, मतलब सूखे की बढ़ती आवृत्ति के कारण मिट्टी में नमी कम हो जाते हैं। मिट्टी में नमी कम हो जाती है, इसलिए तो ज्यादा से ज्यादा मिट्टी टूट जाता है, ठीक है। और सूखे की बढ़ती आवृत्ति के कारण मिट्टी में नमी कम होती है, जिससे एंटीबायोटिक जो प्रतिरोधी बैक्टीरिया है के पनपने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाई एंटीबायोटिक कंजम्पशन। देखो, एंटीबायोटिक जो दवा है
दबाव का अत्यधिक उपयोग प्रतिरोधी जो माइक्रोब्स है के विकास को बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लाइफ स्टॉक्स में एंटीबायोटिक यूज। पशुपालन में एंटीबायोटिक का उपयोग अगर करेंगे तो क्या होगा, देखो हम कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। पशुपालन में एंटीबायोटिक का उपयोग प्रतिरोधी जो बैक्टीरिया है, प्रतिरोधी बैक्टीरिया के निर्माण और प्रसार का कारण बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वेस्टलैंड इरिगेशन। वेस्टलैंड से सिंचाई करने पर मिट्टी में एंटीबायोटिक अवशेष और प्रतिरोधी क्या होता है, रेजिस्टेंट जो वो जमा हो सकते हैं। प्रतिरोधी मतलब प्रतिरोधी, यहाँ पर प्रतिरोधी माइक्रोब्स जमा हो सकता है। क्या बताया, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, देखो वेस्टलैंड इरिगेशन मतलब वेस्टलैंड से अगर सिंचाई करते हैं तो वेस्टलैंड से सिंचाई करने पर मिट्टी में जो एंटीबायोटिक अवशेष रह जाता है ना, और प्रतिरोधी जो सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रोब जो हो जाता है वो जमा हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है यहाँ पर डेंस ह्यूमन एनिमल सॉइल इंटरेक्शंस, मतलब मनुष्य पशु और मिट्टी के बीच घनिष्ठ संपर्क प्रतिरोधी जीनों और यहाँ पर क्या बताया, रोग जनकों के प्रसार को आसान बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एग्रीकल्चर पर अधिक डिपेंडेंस। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण सूखे और एंटीबायोटिक प्रतिरोध का प्रभाव बड़ी आबादी पर बढ़ सकता है। ठीक है, अब देखेंगे, देखो मेजर ड्राउट प्रोन रीजन, जो ड्राउट प्रोन रीजन है मतलब भारत में प्रमुख सूखा प्रवण क्षेत्र हम देखेंगे। पहले वाला देखो, यहाँ पर दिया है राजस्थान क्या है, देखो भारत का सबसे बड़ा सूक्ष्म एवं अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। हमको पता है, सबको पता है, तुम्हें भी पता है, जहां बार बार सूखे की समस्या देखी जाती है। ठीक है, वो लोग यहाँ पर बहुत दिक्कत में पड़ते हैं। फिर आते हैं विदर्भ महाराष्ट्र का क्षेत्र है जो जल संकट और कृषि संकट के लिए प्रसिद्ध है। मतलब वहां पर जल संकट होगा ही होगा और कृषि की संकट होगा, क्योंकि जल और कृषि वो दोनों क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट मराठवाड़ा महाराष्ट्र का गंभीर सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ भाग, ठीक है, ये है दक्षिण भारत के कोई क्षेत्र नियमित रूप से वर्षा के कमी का सामना करते हैं। ठीक है, अब आते हैं उसके अगला वाला हिस्सा, कौन सा है वो देखो, वन हेल्थ अप्रोच मतलब स्टडी, अगर अध्ययन यहाँ पर क्या है, वन हेल्थ फ्रेमवर्क को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। मतलब जो स्टडी है, वो जो अध्ययन यहाँ पर हुआ है, वो वन हेल्थ फ्रेमवर्क को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। अभी हमको ये दिक्कत होगा जानने में, अगर हमको ये पता नहीं है वन हेल्थ है क्या। देखो व्हाट इज वन हेल्थ, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड सबको एक साथ मिलाकर, वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो यहाँ पर निम्न के इंटरकनेक्टेड हेल्थ को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि क्या बताया यहाँ पर, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों को इंटरकनेक्ट करके वो स्टडी करते हैं। ठीक है, एक साथ मिलाकर इंडिया ने नेशनल वन हेल्थ मिशन शुरू की है। ताकि इंडिया क्यों शुरू किया ऐसा, ताकि जो जोनोटिक डिजीज मतलब पशुओं से फैलने वाले बीमारियां, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है उनसे निपटा जा सके। ठीक है, इसलिए इंडिया ने नेशनल वन हेल्थ मिशन शुरू किया है। ठीक है, अभी आते हैं हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखो, उसका ग्लोबल कॉन्सर्न क्या है, देखो मतलब वैश्विक जो चिंता वो देखेंगे हम अभी।
ग्लोबल एस्टिमेट के अनुसार, मतलब ग्लोबली जो एस्टिमेट किया गया है उसमें क्या है, 2050 तक एएमआर हर वर्ष 10 मिलियन डेथ्स का कारण बन सकता है। वे बहुत बड़ा चेतावनी है यहाँ पर, ठीक है। ये ग्लोबल जीडीपी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यूएच के अनुसार, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एएमआर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो क्षमता, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डब्ल्यूएचओ के अनुसार माइक्रो मतलब WHO एएमआर के बारे में क्या सोचते हैं और क्या बताते हैं, देखो वो बोल रहे हैं यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वो क्षमता जिससे वो उन ड्रग्स के विरुद्ध भी सरवाइव कर जाते हैं जो पहले उन्हें मार देती थी। मतलब पहले जो जो ड्रग जो पहले जो दवाएं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और जो हमको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, हमें हमको खतरा था, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो ड्रग्स पहले क्या करते थे, मार देते थे, अभी वो उनसे बच सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, रेजिस्टेंट टाइफॉइड, रेजिस्टेंट मलेरिया, ठीक है। अभी ड्रग यूज करने से भी वो क्या हो जाता है, उसके आगे चला जाता है, वो माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ, इमर्जिंग लिंकेजेस, देखो जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के उभरते संबंध, मतलब इमर्जिंग संबंध क्या है, देखो क्लाइमेट चेंज निम्न समस्याओं को बढ़ाता है, जैसे कि ड्राउट को बढ़ा देते हैं, हीट स्ट्रेस बढ़ाते हैं, ठीक है, वाटर स्कार्सिटी बढ़ाते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज को स्प्रेड करता है, और साथ ही साथ इनक्रीज करते हैं किसको, एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट सजेस्टेड सोल्यूशन, अब क्या किया जा सकता है, देखो लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग किया जा सकता है, और मॉनिटरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग स्टेशन यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ड्राउट इंटेंसिटी को ट्रैक करे, पहले कहां पर ड्राउट की इंटेंसिटी है ज्यादा उसको ट्रैक करें, मतलब सूखे की तीव्रता का नियमित रूप से पता लगाएं और उसका आकलन करें। फिर क्या करना है, माइक्रोवेव इसमें जो आता है, देखो जो ये है लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग सिस्टम में आता है, देखो उसके बाद आता है माइक्रोवेव शिप्स की मॉनिटरिंग करें, मतलब ये एक दिन दो दिन में नहीं होगा, ये ज्यादा से ज्यादा समय तक ये करना पड़ेगा, इसलिए लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग सिस्टम पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो जो माइक्रोवेव जो कम्युनिटी है, मतलब सूक्ष्म जीव जो समुदाय है में होने वाले परिवर्तन को परिवर्तन की निगरानी करे, मतलब जो चेंजेस हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, निगरानी करना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा ठीक से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। रेजिस्टेंस पैटर्न का अध्ययन करे, मतलब जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के पैटर्न और प्रवृत्तियों का अध्ययन करे, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, देखो स्ट्रेंथन क्या किया जाए, कृषि विज्ञान केंद्र, मतलब जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। सॉइल में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करें, जो मिट्टी में मौजूद एंटीबायोटिक जो अवशेष है उनकी जांच करें, मतलब कितने अवशेष अभी भी बचा है, ठीक है। पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग की मॉनिटरिंग करें, मतलब पोल्ट्री और डेयरी फार्मों की नियमित निगरानी करें, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कितने ज्यादा मात्रा में यहाँ पर एंटीबायोटिक यूज किया जा रहा है उसको पता करें, ठीक है। उसके बाद आता है इंप्रूव करें वेस्टलैंड मैनेजमेंट, जो वेस्टलैंड मैनेजमेंट है उसको इंप्रूव किया जाए, कैसे, सॉयल और रिवर्स में, देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, सॉयल और रिवर में एंटीबायोटिक कॉन्सेंट्रेशन को कम करे, मतलब सॉयल में एंटीबायोटिक और जो कंटामिनेशन उसको कम करें, रिवर में कम करें, अगर सॉयल में कम करेंगे तो रिवर में ऑटोमेटिक थोड़ा कम हो ही जाएगा, ठीक है। प्रमोट करें, प्रमोट यहाँ पर कर लीजिए किसका, और प्रमोट करना पड़ेगा किसका, रेशनल एंटीबायोटिक यूज, मतलब जो रेशनल एंटीबायोटिक यूज मतलब क्या है, विवेकपूर्ण उपयोग करें, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा हम एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो क्या होगा, वो हम जो करने चाह रहे थे वो नहीं होगा। यहाँ पर देखो एंटी माइक्रोबियल स्टेपवर्डशिप प्रोग्राम, मतलब AMSP लागू करें, ठीक है। उसके बाद
एक्सपेंड करे वैक्सीनेशन, एक बहुत बड़ी पॉइंट है यहाँ पर देखो, मतलब वैक्सीन डिजीज बर्डन को कम करता है और अननेसेसरी जो एंटीबायोटिक यूज है वो घटाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये बीमारी हमको होगा ही नहीं तो आप वैक्सीन, हम जाके बाजार जाके क्या नहीं खरीदेंगे, एंटीबायोटिक नहीं करेंगे, नहीं लेंगे तो क्या होगा, जो एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा हमारे अंदर, ठीक है। तो वैक्सीन क्या करता है, डिजीज बर्डन को कम करता है, और अगर डिजीज बर्डन कम होगा तो हम क्या नहीं करेंगे, अननेसेसरीली एंटीबायोटिक हम नहीं लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि टाइफाइड वैक्सीनेशन, अगर टाइफाइड वैक्सीनेशन ले लिया गया तो क्या होगा, उसके बाद टाइफाइड के लिए एंटीबायोटिक नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। नाउ इंडिया के इनिशिएटिव्स वो क्या है, इंडिया इनिशिएटिव्स अगेंस्ट एएमआर, देखो नेशनल एक्शन प्लान, इंडिया क्या क्या, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर, ठीक है, 2017 से 21 तक वो प्लान इंडिया ने एक स्टेप लिया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या था, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना, सर्वेलेंस को मजबूत करना, देखभाल को मजबूत करना, और इन्फेक्शंस जो है उसको कम करना, और एंटी माइक्रोबियल की जो यूज है उसको ज्यादा से ज्यादा घटाना, ठीक है। नेक्स्ट रेड लाइन कैंपेन, ये क्या है, रेड लाइन कैंपेन क्या है, देखो एंटीबायोटिक्स पर रेड लाइन मार्क की जाती है, सेल्फ मेडिकेशन को रोकने का प्रयास किया जाता है, मतलब सेल्फ मेडिकेशन कभी हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है, अगर कुछ होगा ना तो कुछ होता है शरीर में कुछ बीमारियां होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा चले जाते हैं मेडिकल स्टोर या बाहर जाकर बोलते हैं ये जो एंटीबायोटिक है वो दे दीजिए हम ले लेंगे, ठीक है, हम खा लेते हैं वो दवाई, लेकिन इसका जो गलत असर हो सकता है हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लोगों को पता चल रहा है कि ये तो अभी बीमारी उसको खत्म कर रहा है, लेकिन नहीं, ये हमारी बॉडी में वो उल्टा असर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल प्रोग्राम ऑन एएमआर सर्विलेंस, ठीक है, इसका क्या संचालन आईसीएमआर द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आईसीएमआर द्वारा क्या, आईसीएमआर के बारे में अलग से पढ़ना है, यहाँ पर आईसीएमआर के बारे में अलग से पढ़ना है। नेक्स्ट एएमआर सर्विलेंस नेटवर्क, मतलब ये पूरी इंडिया में रेजिस्टेंट पैथोजन को ट्रैक करता है, ठीक है। यही है इस टॉपिक, ठीक है।